हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी के अंदर आपको टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपके सामने ये जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है। इस टाइम ऑफ सप्लाई में आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? सीजीएसटी एक्ट है। सीजीएसटी एक्ट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई आपको किसकी निकालनी है? गुड्स की निकालनी है टाइम ऑफ सप्लाई। तो गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको सेक्शन 12 का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? सेक्शन 12 का। ये रिविजनरी क्लास है CAIPCC के लिए, CMA इंटर के बच्चों के लिए। आप इसको देख कर क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं। ठीक है। गुड्स की सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। दैट इज गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो सेक्शन 12 लगेगा। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, सेक्शन 13 लगेगा। अच्छा, हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई हम इसीलिए निकालते हैं बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई जब आपकी अराइज हो जाती है तो उसके अगले महीने की 10 तारीख को जैसे GSTR 1 भरी जाती है और 20 तारीख को GSTR 3 भी जाती है। ऐसी लायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि इस लायबिलिटी की पेमेंट कब होगी, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी है। जैसे अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता चल गया कि दैट इज जनवरी आपका टाइम ऑफ सप्लाई है तो आपको इसकी पेमेंट फरवरी में करनी पड़ेगी। तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी होता है। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में भी निकलता है, सर्विसेज के केस में भी निकलता है। गुड्स के केस में जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो वो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 से निकलेगा। जैसे डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ये अपनी क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का केस लग जाएगा और सेक्शन 13 के हिसाब से आपको CGST एक्ट सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आप जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई किसका निकाल रहे हैं? अगर हम गुड्स का निकाल रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको गुड्स का निकालने के लिए सेक्शन 12 का यूज़ करना पड़ेगा। सेक्शन 12 का यूज़ करना पड़ेगा। सेक्शन 12 ये कहता है सिंपल कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 सिंपल ये कहता है कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, गुड्स का। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है? देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्टिविटी ऐसी है जिनके ऊपर RCM लगेगा। रिवर्स चार्ज के तहत कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट जमा कराएगा। तो आपकी लायबिलिटी कैसे अराइज हो रही है? RCM के तहत अराइज हो रही है तो टाइम ऑफ सप्लाई आप 12/3 का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज मैंने सेल करी, मैं ही GST जमा कराऊंगा, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैंने परचेज करी है, GST मुझे जमा कराना पड़ेगा क्योंकि रेसिपिएंट जमा कराता है, दैट इज RCM। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 लग जाएगा। 12 का सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कहता है सिंपल कि आपको क्या करना पड़ेगा? GST जमा कराना पड़ेगा। किस किस केस में? देखो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जब आपका लगता है, जैसे मैंने कोई सर्विस दी, मुझे ही GST जमा कराना है, दैट इज सप्लायर को GST जमा कराना है, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 लग जाएगा। लेकिन मैंने सर्विस दी, रेसिपिएंट को GST जमा कराना है, दैट इज 12 का 3 लग जाएगा। ठीक है। 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं सबसे पहले 12 सबसेक्शन 2 कहता हूँ, जिसमें सिंपल ये कहता है कि या तो आप इनवॉइस इशू कर दो, तो इनवॉइस की डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा जो अर्लियर होगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं किया, तो जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आ जाएगा। अब आपको ध्यान में देना पड़ेगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, जिसमें ये कहता है कि इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा। तो इनवॉइस के लिए आपको सेक्शन 31 पढ़ाता हूँ। देखो चार्ट में देख लो, सेक्शन 31 सिंपल ये कहता है, कि आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेक्शन 31 जो सेक्शन 31 ये कहता है कि आपका केस किसका है? गुड्स का है, तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर आपने सप्लाई करी है, कैसी सप्लाई है? वन टाइम सप्लाई मतलब मैंने अभी भेज दिया, जैसे मैंने लैपटॉप बेचा, मैंने मोबाइल बेचा, या मैंने दुकान का कोई भी सामान बेचा, है ना, दैट इज वन टाइम सप्लाई। लेकिन कुछ सप्लाई ऐसी होती है जो कंटिन्यूस सप्लाई होती है, जैसे तुम्हारी पानी की बोतल आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, मतलब सप्लाई तो लगातार चल रही है ना, बिल महीने के एंड में आएगा। पानी की बोतल है ना, सप्लाई तो चल रही है ना, बिल महीने के एंड में आएगा। गैस की सप्लाई होती है जैसे पाइपलाइन के थ्रू, तो बिल महीने के एंड में आएगा, दैट इज जिसे कहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई। उस केस में हमारे पास बिल आता है, दैट इज स्टेटमेंट आती है एंड में।
या हम पेमेंट कर देते हैं पहले, तो इन स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी केस होगा उस डेट पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और वही डेट हमारी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बता दिया कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई है दैट इज इनवॉइस इस डेट तक आपको इशू करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने क्या करा, गुड्स में आपकी क्या है, वन टाइम सप्लाई है, वन टाइम सप्लाई है दैट इज इनवॉइस रिमूवल और डिलीवरी, रिमूवल और डिलीवरी। मतलब अगर आपके केस में क्या है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो आपको इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस आपको पहले जिस टाइम पे आपका गुड्स रिमूव हुआ है उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या डिलीवरी के टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सिंपल इसे आरडी के नाम से याद रख लो, आर रिमूवल और डिलीवरी, विच एवर इज अर्लियर हो जाता है, या तो रिमूवल होगा या डिलीवरी होगी इस डेट पर, दैट इज ये इवेंट अकर हो गया ना, रिमूवल हुआ या गुड्स डिलीवर हुआ, या रिमूवल हुआ या डिलीवर हुआ, ये इवेंट अकर हो गया, दैट इज इस टाइम पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर इनवॉइस इशू मैंने इससे पहले कर दिया है तो वही वाली डेट ले लेना, अगर इनवॉइस इस डेट से पहले इशू नहीं किया है तो फिर हम ये ड्यू डेट ले लेंगे, दैट इज ये मानी जाएगी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। तीसरा केस होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, किस अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। मैंने क्या करता हूँ, कभी कभी मैं गुड्स, जैसे ज्वेलरी है तो ज्वेलरी तुरंत नहीं बिकती, ज्वेलरी को मैं घर पे जाकर जाता हूँ, दिखाने के लिए जाता हूँ, या मैं एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, एग्जीबिशन में अपनी ज्वेलरी लेकर जा रहा हूँ, या एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग लेकर जा रहा हूँ, तो दैट इज़ पहले वो अप्रूवल देगा, जब अप्रूवल देगा तभी वो गुड्स बिकेगा मेरा। तो जब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजता हूँ तो उस सिचुएशन पे कहता है कि जब आपने गुड्स को क्या करा, रिमूव कर दिया, तो रिमूव में 6 महीने प्लस कर देना, दैट इज ये लास्ट डेट है, मैक्सिमम डेट, या इस डेट से पहले सामने वाला जो बायर है वो क्या कर देता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, दैट इज अप्रूवल दे देता है कि हाँ मैं ये गुड्स खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाएंगे, दैट इज विच एवर इज अर्लियर, ये मेरा क्या बन जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और दूसरा क्या देख लो आप, इनवॉइस देख लो, क्या इनवॉइस इन दोनों डेट से पहले बन चुका है, इनवॉइस इन दोनों डेट से पहले बन चुका है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो डेट निकाल लेना, और वही डेट हमारी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, ये तो किसका हो गया, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का हो गया। ये किसका हो गया, कंटिन्यूस सप्लाई का हो गया। कंटिन्यूस सप्लाई में स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और ये किसका हो गया, ये आपका गुड्स वन टाइम सप्लाई जब करी जाती है, जैसे नॉर्मली कोई सामान बेचा जाता है उसके लिए हो गया। ठीक है, इनवॉइस। फिर उसके बाद आपका करना है सिंपल, अप्रूवल के बेसिस से भेजा, यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ से निकल जाएगा। कंटिन्यूस सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई इससे निकल जाएगा। ये सिंपल ये बताता है गुड्स की सप्लाई, रिमूवल और डिलीवरी जो भी इवेंट अकर होता है दैट इज ये ड्यू डेट होती है इनवॉइस इशू करने की। अगर इनवॉइस इशू कर दिया है इस ड्यू डेट से पहले तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं करा है तो ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसे करके हमारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 12 सबसेक्शन 3 रिसिप्ट ऑफ गुड्स पेमेंट और इनवॉइस में 31 डेज प्लस कर देना, विच एवर इज अर्लियर, जो डेट निकल कर जाएगी वो हमारा क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, अब जैसे क्या था, जैसे सपोज करो मैं हूँ, अब मैंने क्या करा, मैंने सामान परचेज किया, सप्लायर था, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है या एडवोकेट वाला व्यक्ति है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो उस केस में मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा, मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 3 इवेंट करूँगे, ध्यान से समझना। जिस दिन मैं गुड्स को लेकर आया अपने घर में, दैट इज़ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और मैंने क्या करी होगी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी होगी या बैंक अकाउंट से पेमेंट करी होगी या कैश दिया होगा, डेट ऑफ पेमेंट, और उसने इनवॉइस भी बनाकर दिया होगा, या उसने इनवॉइस नहीं बनाया होगा तो मैंने खुद सेल्फ इनवॉइस बना लिया होगा। उस इनवॉइस में मैं 31 डेज प्लस कर देता हूँ। इन तीनों में से जो डेट निकल कर आएगी और जो अर्लियर वाली डेट होगी वो अर्लियर वाली डेट मेरी बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। कुछ केस ऐसे होते हैं वाउचर वाले, जैसे मेरे सर ने दिवाली के टाइम पे दिवाली बोनस के रूप में कह दिया, वाउचर दे दिया, और वाउचर से कहा ठीक है जाओ सामान खरीद लेना। अब वाउचर में इशू, मतलब वाउचर एक तो होता है, वाउचर में आइडेंटिफिएबल है कि दैट इज़ आपको ये वाला गुड्स खरीदना है, आइडेंटिफिएबल वाउचर नहीं है। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है कि आपको ये खरीदना है, दैट इज़ इनवॉइस
जिस दिन वैल्यू मतलब उसकी इनवॉइस की इशू वैल्यू क्या है, तो दैट इज इशू के टाइम पे जो वाउचर, जब भी आपने वाउचर इशू किया वो आपकी क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, वो वाली डेट। लेकिन कभी कभी वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं होता, पता नहीं होता, दैट इज स्क्रैच करेंगे क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, दैट इज वाउचर भी अनआइडेंटिफिएबल है, और दूसरा उसकी वैल्यू भी पता नहीं है, दैट इज अनसर्टेन है सब कुछ। तो उस सिचुएशन पर जब वो वाउचर रिडीम होगा रिडम्पशन के टाइम पर, तो रिडम्पशन वाली डेट को मैं मान लूँगा टाइम ऑफ सप्लाई। कुछ केसेस रेसिड्यूरी होते हैं, रेसिड्यूरी के केस में जैसे सपोज करो सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है बट अपना बताता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताता है, लाइक कुछ भी सेल होती है तो कच्चे पे सेल करता है, तो उस केस में कहता है कि जब आपकी रिटर्न की ड्यू डेट होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और कुछ व्यक्ति अनरजिस्टर्ड होते हैं, कहते हैं छोड़ना जान दे, हम तो नहीं जमा करा रहे टैक्स, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट पकड़ लेती है। तो जिस दिन गवर्नमेंट पकड़ लेगी वही डेट जिस दिन आपने टैक्स की पेमेंट करी है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। कभी कभी क्या होता है पेमेंट के साथ, जैसे सामने वाला व्यक्ति पेमेंट टाइम पे नहीं करता है, तो जो सप्लायर होता है सप्लायर कहता है अब तो भाई मुझे ब्याज दे, इंटरेस्ट दे, पेनल्टी दे। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपके साथ आपसे इंटरेस्ट भी मांगा जाता है, पेनल्टी भी मांगी जाती है, लेट फीस भी मांगी जाती है, दैट इज IPL मांगा जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट और लेट फीस। तो उस केस में गवर्नमेंट ये कहती है कि इनका टाइम ऑफ सप्लाई जब माना जाएगा जब ये एक्चुअल में रिसीव हो गया, दैट इज रिसिप्ट बेसिस पर टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है इनका। अब मैं इसके बेसिस पर आपको 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो CA इंटर मॉक टेस्ट पेपर में भी आया है ना, अगस्त 2018 में, मई 2018 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि आपको कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। जैसे कि मैं सिंपल पूरा क्वेश्चन ना पढ़वा के मेन बातें कराता हूँ कि इसमें एग्रीमेंट हुआ था, जो मेहरा एंड सन्स रजिस्टर्ड सप्लायर है। कहाँ पर रजिस्टर्ड सप्लायर है? मुंबई में रजिस्टर्ड है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया, ठीक है। 5 तारीख को क्या करा उसने, एग्रीमेंट कर दिया, दैट इज अप्रोच करता है मेहरा एंड सन से, जो बायर है वो कहाँ का है, दादर का है, मुंबई में। ये भी कहाँ पर है, मुंबई, और लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों क्या है, मुंबई है। अगर GST लगेगा तो इंटर स्टेट सप्लाई बनी है या इंटर स्टेट सप्लाई बनी है, इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों के दोनों कहाँ पर है, मुंबई में है। हैंस हम क्या लगाएंगे, CGST और SGST लगाया जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कहता है कि जो अप्रोच करता है कब, 5 सितंबर को अप्रोच करता है। मेहरा एंड सन्स गेट कंसाइनमेंट रेडी, कंसाइनमेंट कब रेडी हो जाता है, 2 दिसंबर को कंसाइनमेंट रेडी हो गया, ठीक है। एंड देन इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट इज फॉर द नेक्स्ट डे, दैट इज 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को कंसाइनमेंट के लिए इनवॉइस इशू किया, 3 दिसंबर को। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे, देखो मूवमेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब रिमूवल के टाइम पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। समझिए देख लो यहाँ पर ये क्या कहता है कि इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए था, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल की डेट देखना, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी की डेट देखना, ठीक है। यहाँ पर सिंपल ये कहता है कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो मूवमेंट इन्वॉल्व मतलब रिमूवल की डेट, रिमूव कब हुआ, कंसाइनमेंट रेडी तो 2 तारीख को हुआ, इनवॉइस 3 तारीख को कर दिया, ड्यू टू सम रीज़न नहीं कलेक्ट कर पाया, इसका मतलब क्या है, रिमूवल देर से हुआ होगा। तो शी कलेक्ट द कंसाइनमेंट ऑन द प्रीमाइसिस ऑफ मेहरा सन्स की प्रीमाइसिस से कलेक्ट किया है कब, 18 दिसंबर को, दैट इज कॉल्ड रिमूवल की डेट ऑफ रिमूवल 18 दिसंबर। इनवॉइस की जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है दैट इज 18 दिसंबर। अगर इनवॉइस इस डेट से पहले इशू हो गया तो इनवॉइस की डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस 18 दिसंबर से पहले इशू नहीं हुआ है तो फिर 18 दिसंबर और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अब आपको देख लेना है, दैट इज यहाँ पर क्या देखना है, 18 दिसंबर आ रहा है, 18 दिसंबर इनवॉइस 3 दिसंबर को इशू कर दिया, तो मेरे को डेट ऑफ इनवॉइस लेनी है 3 दिसंबर। फिर उसके बाद उसने 18 दिसंबर को कलेक्ट किया, चेक पे कर दिया। चेक क्या हुआ, चेक जो हुआ हमारा 20 तारीख को, चेक जो है 20 तारीख को क्या हुआ, हमारा पेमेंट अकाउंट में आ गई, और मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में टैली में एंट्री पास कर दी 21 दिसंबर को। तो देखो यहाँ पर कहता है कि जो पेमेंट की डेट होती है, पेमेंट की डेट में कहता है कि जब आपने बुक्स में एंट्री चढ़ाई या बैंक में क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज कॉल्ड सिंपल पे। बैंक में डेबिट कब हुआ, 20, बुक्स में एंट्री कब हुई, 21, विच एवर इज अर्लियर, 20 तारीख क्या हो जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। तो अब आप सिंपल आंसर देखोगे, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवॉइस कभी इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, रिमूवल इन्वॉल्व, मूवमेंट इन्वॉल्व है, रिमूवल की डेट और इससे पहले दैट इज 18 दिसंबर। इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस की डेट है 3 दिसंबर।
पेमेंट की डेट है 20 दिसंबर। 3 दिसंबर समझ में आया क्यों? क्योंकि आपने इनवॉइस रिमूवल की डेट से पहले दे दिया, इसीलिए 3 दिसंबर आएगा। ठीक है, पेमेंट कब आ रही है? 20 और 21, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 20 तारीख। अब इन दोनों में से देख लो, अर्लियर देख लो, 3 दिसंबर और 20 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, 3 दिसंबर, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये 3 दिसंबर क्या हो जाएगी? आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई इस दिसंबर के मंथ में। इसका जीएसटी कब पे करना है? अगले महीने की 20 तारीख को, जब GSTR 3 भी जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न के साथ इसका टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट्स इट, है ना। ये आपको ध्यान में रखना, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें जो कि मैं सर्विसेज के ऊपर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।